हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीमर क्लास। चलते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे एक्सप्लेन करती हूँ और फिर देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है हमारा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि शिकार करने से लेकर के एक जगह जमा करने से लेकर के हम लोग कैसे उसको उत्पादन करें, इसी चैप्टर को देखना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ओके। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करने शुरू कर दी थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा यही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यानी कि तुषार क्या कर रहा था? किसी शादी में गया हुआ था जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो खिड़की वाली सीट पर वो बैठा हुआ था, खिड़की वाली, जहाँ वो सोचने नज़ारा देख रहा था कि पीछे चीज़ छूटती जा रही है। खेत, पत्ते पत्ते, घर जो भी है वो सब, पेड़ पौधे सब पीछे छूटते जा रहे हैं, गाड़ी तेज चल रही है। तो उसके चाचा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ये, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू कर दी थी। यानी कि 150 साल पहले ही रेल की यात्रा शुरू कर दी थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। बस मतलब उसके बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो वे यात्रा कहाँ करते थे, कैसे करते थे कि एक ही जगह रहते थे। और वो तुषार कंफ्यूज हो गया। तो देखते हैं क्या है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें उस नाम से पुकारा जाता था। क्या? आखेट, आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है। एक जगह रहते थे तो वो खा पी के ख़त्म कर देते थे, तो एक जगह से फिर दूसरे जगह जाते थे, किसके? भोजन के तलाश में। दूसरा कारण हम लोग देखेंगे यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। जैसे कि जानवर सब जो थे, उनके शिकार के लिए हिरन, मवेशी अपना चारा ढूंढते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिसके कारण क्या होता था कि उसके साथ लोग भी चले जाते थे। ठीक। और तीसरा कारण कि पेड़ पौधों
पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक, हम लोगों ने तीसरा कारण देख लिया। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने 2 स्लाइड की देखा 4 रीज़न कि लोग कैसे जा रहे हैं। पहला कि यही कि क्या कि पेड़ पौधे के कारण कि चले जाते थे। हर मौसम में फल फूल आते नहीं थे, तो मौसम चेंज होता रहता, तो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और दूसरा कारण यही कि पानी कम पड़ जाता था, तो उसके कारण भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और मवेशी जानवरों के कारण जाते थे। यही सब रीजंस है। ठीक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो देखते हैं। पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियां और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, उन लोग क्या करते थे ना, शिकार करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो पत्थर और हड्डी सबका जो औजार बनाया करते थे, तो वो बहुत सारे और आज भी उसकी निशानियाँ रिकॉर्डेड बचे हुए हैं। ये ऐसा पुरातात्विक का कहना है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ और या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो हम लोग ने समझा क्या कि औजार जो बनाया जाता था, क्यों बनाया जाता था, कि वो लोग जो खाते थे तो उसका चमड़े मतलब उसका ना स्किन उतारने के लिए, वैसे उसके लिए औजार बनाते थे। ठीक है, और फिर चलते हैं नेक्स्ट। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं साइड में देखो, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यानी कि अब देखो, अगर फल फूल खाता हो या फिर पेड़ पौधा का कुछ खाता हो, तो वो नुकीला तरीके से देखो ये कैसे कर रहा है। तो ये जो औजार है, ये काटने फाटने के लिए उसका काम आता था। और दाएं साइड देखो, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। देखो कैसे इन लोग औजार यूज़ करते थे, फॉर व्हाट, सिलने के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रहने की जगह निर्धारित करना। ओके, तो देखते हैं मानचित्र 2 में कि देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल जहां आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्यों पाए गए वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पानी की भी सुविधा होगी, है ना। तो देखते हैं कौन कौन सा जगह है जहाँ लोग निवास करते थे। बुर्ज होम, ये कश्मीर में, मेहरगढ़ पाकिस्तान, चिरांद, है ना, गंगा यानी कि बिहार में, कोल्डी हवा, और है महागढ़ा, भीमबेटका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं। और देखो दाउली हेडिंग, ये नॉर्थ ईस्ट में, दाउली हेडिंग। और देखते हैं इनाम गांव,
हुसंगी और कुरनुल गुफाएं, और है पय्यमपल्ली, ब्रह्मगिरी, हल्लूर आदि चन्नलूर। तो इसमें से देखते हैं कि संकेत किसका किसका क्या क्या है। लाल जो है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, एक है नव पाषाणिक पूरा स्थल और एक है महापाषाणिक पूरा स्थल, और फिर है आरंभिक गांव, और जो येलो कलर से जो पीले कलर का है वो है आधुनिक नगर। तो फिर से चलो देखते हैं, हम लोगों ने तो नाम पढ़ लिया, अब फिर से देखते हैं कि पहला सिंबल किसका था, रेड कलर का, यानी कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। चलो पूरा पाषाणिक महास्थल कौन से कलर का था, रेड कलर का। तो इसमें से रेड कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक भीमबेटका, ये कौन सा है, भीमबेटका जो है ये पूरा पाषाणिक क्या है, कमेंट करो, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। ओके, दूसरा है हुसंगी, तीसरा है कुरनुल गुफाएं। डन। ओके चलो नेक्स्ट है हमारा ब्लू कलर, ब्लू है नव पाषाणिक। तो ऊपर से देखते हैं कश्मीर के साइड से, तो बुर्ज होम, बुर्ज होम क्या है, नव पाषाणिक। मेहरगढ़, चिरहांद, कोल्डी हवा, और है और क्या है ये, महागढ़ा। ठीक, फिर देखते हैं ब्लू कलर कौन से कलर का, हुल्लूर, हल्लूर, पय्यमपल्ली। ओके चलो हो गया, हम लोगों ने दो स्थल को अच्छे से देखा, एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल और दूसरा नव पाषाणिक पूरा स्थल। तीसरा देखते हैं, ग्रीन कलर में है महापाषाणिक पूरा स्थल। तो ग्रीन कलर वाला कहाँ है, ऊपर तो नहीं दिख रहा, तो चलो नीचे। एक है ब्रह्मगिरी, दूसरा है आदि चन्नलूर, दूसरा क्या है, आदि चन्नलूर। ओके चलो आरंभिक गांव, गांव चलो गांव किधर है, एक तो इनाम गांव दिख रहा है पर्पल कलर है ना, एक है इनाम गांव, एक है आधुनिक नगर येलो कलर का, तो कोलकाता, दूसरा मुंबई। ओके चलो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा इस मानचित्र को, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चूँकि पत्थर उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा स्थल सब कि कहाँ कहाँ पानी उनी के मैक्सिमम की पानी झील के पास ही बस रहे हैं। क्यों बस रहे हैं, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, तो उधर शायद अच्छे अच्छे पत्थर होंगे। तो चलो देखते, इधर देख लेते हैं साइड में जो लिखा है भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश, यानी कि आज के एमपी में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं वो कंदराएं कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इस गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी है, बताओ, कमेंट करो कि ऐसे जगह पे क्यों, मतलब क्यों डिसाइड किया कि भीमबेटका में ही रहना है। चलो सेल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है, एक चित्रकला है, देखो एक सेल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ, ध्यान से देख लिया, देखो क्या दिख रहा। चलो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारें पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण
लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन्हीं पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ये अगले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पुरास्थल का, कि कैसे उसके औजार, बर्तन, इमारत जैसे वस्तु के अवशेष जो मिले हैं वो कोई कहीं छूट गया था या फिर पानी के अंदर। यहाँ बताया जा रहा ना, ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह वही छूट गया। तो ये हो सकता है वो ज़मीन के अंदर हो या ऊपर हो या कभी कभी समुद्र तल में। तो इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, तो अपन एक्सप्लेन करेंगे। आग की खोज, बताओ कितना इम्पोर्टेंट है आग की खोज, है ना। चलो, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, मानचित्र 2 में क्या देखना है, कुरनूल गुफा, पेज नंबर 13 पे। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोगों को लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, है ना, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। हो सकता है कि आग का जो अवशेष जो मिला है तो या फिर रोशनी के लिए करते होंगे, दूसरा मांस भूनने के लिए, तीसरा जानवरों को दूर करने के लिए, भगाने के लिए आग का यूज़ करते होंगे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, बताओ कितनी सारी यूज़ है, कितनी सारी, कमेंट करो। चलो, नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो अभी मैं दिखाई थी ना मैप पे, पूरा पाषाण काल के कहाँ कहाँ एरिया है। ये दो शब्द, पूरा यानी कि प्राचीन, पूरा मतलब क्या होता है, प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि पूरा मतलब प्राचीन पत्थर। पूरा पाषाण का मतलब होगा सबसे प्राचीन पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक में मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। छोटे छोटे जो औजार एकदम बहुत छोटे, माइक्रो, तो इसी को क्या कहा गया, माइक्रोलिथिक। लिथिक मीन्स स्टोन। लघु पाषाण काल, लघु मतलब छोटा। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगे हंसिया और आड़ी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार इसी दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से हो जाती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जहां आज प्रचलित है, क्योंकि हम ज्ञात नहीं है कि उस काल में क्या नाम होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ? मतलब बहुत बड़ा चेंजिंग आया जलवायु में। कब? लगभग 12,000 साल पहले। गर्मी क्या होने लगी?
बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने की आदतों का प्रजनन के समय ही जानकारियां हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। तो बदलती मौसम में क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगी और उसके बाद से पेड़ पौधे, जंगल झाड़ बहुत होने लगे। जो पालतू टाइप के जो जानवर थे तो उन उन लोगों की आदत इन्होंने देखी, फिर जा कर के इनको पालने भी लगे और इनकी आदतों को उन्होंने देखा कि इनका खान पान क्या है और प्रजनन के समय की जानकारियाँ भी हासिल करने लगे। चलो खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगाते हैं और कब पककर तैयार होता था। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। मतलब धीरे धीरे उन लोग को समझ आने लगा कि इसका सीज़न क्या है, कौन से सीज़न में होता है और कब पकता है, तो वो उन्होंने सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों की आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रामक से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ता को ही क्यों पालतू बनाया गया? कमेंट करो। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया किसको बोलते हैं? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगलों, पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं है, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए गुण सुरक्षित रह सके। तो उन्होंने क्या करने लगा, मतलब उन्होंने क्या किया, सुरक्षित करने लगा कि समझ में आने लगा। तो जो भारी डंठल है तो उसके जो बीज है उसको संभाल के रखो, ये फिर दूसरे में काम आना है। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आम तौर पर हिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक, इन दांतों को देखना, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो
वास्तव बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो किसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो बच्चों देखते हैं अनाज के उपयोग। देखो, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। देखो कितनी अच्छी इमेज दी गई है एनसीईआरटी में। चलो, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और इनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? बताओ, किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 13 पे देखेंगे। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? याद करो, नीला नीला वर्ग कौन कौन सा था? 2-3 जगह बताओ। मैं अभी बता चुकी हूँ, पता है। इनमें से प्रत्येक बिंदु उसी जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विक शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियां के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस जगह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज-होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गार्तावास कहा जाता है। ऐसा पूछेगा गार्तावास तो याद रखना बुर्ज-होम कश्मीर में।
इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गार्तावास का चित्र बनाओ। देखो कैसे बनता है कि उसमें सीढ़ी उन्होंने कैसे कैसे दे रखा था। हवा है तो उससे भी बचना है। ठीक है। बहुत सारी जगहों से पत्थर की के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पेना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब बच्चों सोचो क्या कि इसमें ये जो पॉट है इसमें क्या क्या रखते होंगे। लिखा है ना, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? सोचो क्या रखते होंगे। चलो, नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इस पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन के उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ के जीवन और मृत्यु। ठीक, जीवन मृत्यु देखना। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 पे देखना। मेहरगढ़ मैं दिखा रही थी ना, पाकिस्तान के क्षेत्र में था मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। कहाँ? मेहरगढ़ में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होती है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। बट यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं पहले। देखो मेहरगढ़ का कैसे कमरे। तो मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हैं। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर का क्या समानता है? बताओ क्या समानता है? ऐसे कई कब्रें मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, है ना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उन लोगों को ऐसा फील होता था कि मतलब दोबारा भी ऐसा जन्म हो सकता है। मतलब ऐसा ही सेंस में लिखा है ना। संभवतः इसे प्रलोक में मृतक
के खाने के लिए रखा गया हो, बताओ। देखो देखो, ये कब्र का ये मानचित्र, ये देखो, ये बंदा सोया हुआ है और खाने के लिए इन लोक में इसको दिक्कत नहीं हो। चलो, मेहरगढ़ की कब्र के चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? बताओ इसमें कौन सा बकरी का कंकाल है। चलो ये पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। अन्यंत्र फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी। हमने एटलस में, अपने एटलस में फ्रांस जाके ढूंढो ढूंढो यूरोप में कहाँ है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ठीक, इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले को से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभवतः इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकालने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? चलो, हमारा आज ये स्लाइड, हमारा ये दूसरा स्लाइड, मतलब उसके नेक्स्ट वाला। क्या नवपाषाणिक पुरास्थल एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। ठीक, सॉरी, जैसे सीरिया कंट्री है जिसकी कैपिटल डेमेस्कस है, वहाँ से लाया गया था क्या? चकमक पत्थर। लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर, लाल सागर से क्या लाया गया था? लाल सागर से लाया गया था कौड़ियाँ, और सीरिया से लाया गया था चकमक पत्थर, और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाला वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग उनमें सामान खुद जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में, आखेटक, खाद्य संग्राहक, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र, है ना, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो कि मतलब इम्पोर्टेंट इसमें जो कुछ है समराइज्ड करके कि डेट मध्यपाषाण युग का है, 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया आरंभ 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग है 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती आरंभ होती है 8,000 साल पहले। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सबको। चलो बाय, रिलैक्स करो सब।